हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स को डिटेल में स्टडी किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है एल्केन्स की, वो होती है नाइट्रेशन रिएक्शन। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले आज की क्लास। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब हम नाइट्रो ग्रुप को लगाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रेशन प्रोसेस या नाइट्रेशन रिएक्शन। कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब नाइट्रो ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एल्केन है, इसकी रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं हम तो क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह ये NO2 ग्रुप आ जाता है, तो ये नाइट्रो एल्केन बन जाता है। एल्केन की नाइट्रेशन से क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन। नाइट्रेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया। सिर्फ हमें नाइट्रो ग्रुप लगाना है एक हाइड्रोजन को हटा के, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन करवाने के लिए एल्केन्स की जो आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो एल्केन्स होते हैं वो हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैराफिन, पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो होता है हमारा पैरम, एक तो होता है पैरम और दूसरा होता है एफिन्स। ये एक लैटिन वर्ड है। पैरम का मतलब होता है वेरी लिटिल, पैरम मीन्स वेरी लिटिल, एफिन मीन्स एबिलिटी टू रिएक्ट, एबिलिटी टू react. Alkanes are known as paraffins because they have very little ability to react. एल्केन की जो रिएक्शन करने की एबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। इसीलिए एल्केन की जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारी रिएक्शन कंडीशन होंगी वो कैसी होगी? ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन होती है। मतलब बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन के अंदर ही नाइट्रेशन रिएक्शन करवाई जाती है एल्केन्स की। मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर चाहिएगा वो हमें हाई टेम्परेचर चाहिएगा। 450 से 750 केल्विन तक टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और जो HNO3 होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है, इसको हम कौन से फेज में लेते हैं? वेपर फेज के अंदर लेते हैं। ये रिएक्शन कंडीशन होती है नाइट्रेशन रिएक्शन करवाने के लिए किसी भी एल्केन की। तो इसके बाद हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होती है। किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रो ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस होता है। तो अब हम ये देख रहे हैं मैकेनिज्म। तो जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एल्केन्स केवल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही शो करते हैं। एल्केन की जो नाइट्रेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। मतलब ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? तो सबसे पहले देखिए चेन इनिशिएशन स्टेप में, जैसे हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि 3 स्टेप होते हैं। हेलोजिनेशन जब एल्केन की होती है तो उसके मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप होते हैं: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो भी रिएक्शन होती है उसमें यही सब स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? देखिए इस रिएक्शन में हम हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं और आपको पता है जब भी हम किसी भी रिएक्शन में हाई टेम्परेचर यूज करते हैं तो बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है वो होमोलिटिक वे में होती है। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग एट हाई टेम्परेचर। क्या होगा? इस नाइट्रिक एसिड को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और एक नाइट्रोजन के पास। 2 ये हमारे रेडिकल्स बनेंगे। दिस रेडिकल्स विल बी फॉर्म्ड। इसके बाद क्या होगा? इसमें से ये जो OH रेडिकल बनता है, ये हाइड्रोक्साइल रेडिकल जो बनता है, ये क्या करता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मीन्स हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या करेगा? इधर से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और ये हमारा वाटर बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये एल्काइल रेडिकल। दिस इज एल्काइल रेडिकल।
और ये एल्काइल रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये एल्काइल रेडिकल जब स्टेबल होगा तो स्टेबल एल्काइल रेडिकल से ही मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता है। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बन रहा है नाइट्रेशन रिएक्शन में? जिस प्रोडक्ट बनने से पहले ये रेडिकल जो बन रहा है वो स्टेबल बनना चाहिए। तो जो भी स्टेबल रेडिकल बनता है उसी की वजह से मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो अभी हम थोड़ी देर में इस जो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, ये जो एल्काइल रेडिकल है ये नाइट्राइल रेडिकल के साथ, ये नाइट्रो रेडिकल जो है यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर लेगा इस तरीके से, और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हमारा नाइट्रो एल्केन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हमने देखा नाइट्रेशन रिएक्शन का। इसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन रिएक्शन, ये जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो जाती है। हम देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला है। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो अगर हमारा एल्केन लॉन्ग साइज का है, लॉन्ग साइज एल्केन होता है तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो जाती है, उसकी वजह से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्यूरिंग नाइट्रेशन रिएक्शन। सो मैं आपको ये जो बातें अभी बताई इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि देखिए ये हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन के हम यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो मैंने बताया कि ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है और बाकी ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इसको हमने 1, 2, 3 and 4. So 1 is our major product and this second, third and fourth, these all are our minor product. तो सबसे पहले ये देखिए ये हमारे पास एल्केन है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये हाई टेम्परेचर पे इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 नाइट्रो प्रोपेन बन रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट क्यों बना है? क्योंकि मैंने ये बताया था, देखिए मेजर प्रोडक्ट तब बनता है जब ये जो एल्काइल रेडिकल बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल हो। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जब नाइट्रेशन रिएक्शन होगी तो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, ये हमारा नाइट्रो रेडिकल बनता है और हाइड्रोक्साइल रेडिकल बनता है। ये हाइड्रोक्साइल रेडिकल फिर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो अब यहाँ पे जितने भी टाइप के हाइड्रोजन होंगे सभी का एब्स्ट्रैक्शन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो प्रोपेन है उसमें से अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, अगर प्रोपेन में से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये हमारा रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये रेडिकल बन रहा है हमारे पास CH3 CH2 CH2 रेडिकल। और अगर हमारा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये रेडिकल बनेगा। सो एक ये रेडिकल बन रहा है। ठीक है, तो 2 तरह के हाइड्रोजन है, एक तो ये मिथाइल वाले और बीच में एक ये मिथिलीन ग्रुप वाले। तो आप यहाँ पे देखिए अब दोनों में से मेजर जो मोर स्टेबल रेडिकल कौन सा है, ये सेकंड वाला हमारा मोर स्टेबल है बिकॉज दिस इज सेकंड डिग्री एंड दिस वन इज प्राइमरी डिग्री। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो ये वाला जो रेडिकल होता है 2 डिग्री वाला ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए देखिए जो रेडिकल बनता है फिर उसके बाद ये नाइट्रो रेडिकल उसके साथ अटैच होता है। तो ये यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इस वाले यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे रेडिकल रहा होगा, फिर उससे नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ होगा, तो ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो एक तो ये प्राइमरी रेडिकल से तो ये 1 नाइट्रो प्रोपेन बन गया, ये सेकेंडरी रेडिकल से 2 नाइट्रो प्रोपेन बन रहा है। लेकिन नाइट्रोमीथेन और नाइट्रो इथेन इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इनका फॉर्मेशन ऐसे होता है, देखिए मैंने क्या बताया कि अगर एल्केन का हमारा साइज ज़्यादा बड़ा है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो जाती है। तो देखिए क्या होगा, जैसे इस तरीके से ये प्रोपेन होता है तो रिएक्शन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाए और 2 हमारे ये रेडिकल और बन जाए इस तरीके से।
तो एक बार तो इस इथाइल रेडिकल के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा ये चेन टर्मिनेशन स्टेप में, और एक बार ये मिथाइल रेडिकल के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप में। इसकी वजह से ही 3 और ये थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग भी पॉसिबल होती है नाइट्रेशन रिएक्शन में। लेकिन मोस्टली आपसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए आप उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाइए जिस हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट होने से ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बन रहा है। और रेडिकल्स की स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है, तो उसके लिए भी हमने लेक्चर्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो GOC के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड हम यूज कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये क्या करवा देगा, एल्केन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करवा सकता है। लेकिन सभी एल्केन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है, केवल उसी एल्केन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी जिस एल्केन के अंदर कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर कोई ऐसा एल्केन है जिसकी स्ट्रक्चर हमारी इस तरह से हो, जहाँ टर्सरी एल्काइल ग्रुप आ रहा हो, जैसे ये हमारा एल्केन है, इस तरीके से ये हमारा कोई एल्केन है, तो इसमें देखिए 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये कार्बन के ऊपर, बीच वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो ईजिली इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा सकता है। और मैंने बताया कि जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है। तो इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये 3 जो साइड के मिथाइल ग्रुप है, इनसे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, CO2 + H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 2 कार्बन जो है ये एसिटिक एसिड हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये एक रिएक्शन स्पेशल है इसकी, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन कैसी है, बिल्कुल नाइट्रेशन रिएक्शन की तरह ही होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने की प्रोसेस होती है, उसी को ही बोलते हैं हम सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एल्केन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो एक हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूशन होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO3H, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, तो ये उसकी जगह पे आ जाता है। और साइड में हमारा क्या बनता है, यहाँ पे वाटर। सो एल्केन से बनता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद अब हम, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये रिएक्शन बताई है, लेकिन सल्फोनेशन रिएक्शन करवाने के लिए हमारी रिएक्शन कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखो, सल्फोनेशन रिएक्शन भी किसकी करवा रहे हैं हम, एल्केन की। एल्केन्स आर पैराफिन्स, एल्केन्स हैव वेरी लिटिल एबिलिटी टू रिएक्ट, तो इसीलिए एल्केन की जो भी रिएक्शन करवाई जाती है उसमें हमेशा हाई टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होगा, हाई टेम्परेचर में यूज करना होगा। दूसरा, हम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते हैं इस रिएक्शन में, हम यूज करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स डाल देते हैं तो वो बन जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है एल्केन की, ये रिएक्शन सभी एल्केन्स शो नहीं करते हैं। सभी एल्केन्स का मतलब ओनली जो स्ट्रेट चेन वाले एल्केन होंगे वही हमारे सल्फोनेशन रिएक्शन, मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन को शो करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर भी ये रिएक्शन डिपेंड करती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक तो हमारा जो एल्केन है उसकी चेन स्ट्रेट होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कार्बन एटम उस स्ट्रेट चेन के अंदर 6 होने चाहिए या 6 से ज़्यादा होने चाहिए।
मतलब कोई मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनकी सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं होती है। मतलब लॉन्ग स्ट्रेट चेन होनी चाहिए हमारी कार्बन की, तभी हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। इस तरह से मीथेन भी सल्फोनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, मीथेन भी रिएक्ट नहीं करता है, इथेन भी नहीं करता है, प्रोपेन भी नहीं करता है, ब्यूटेन भी नहीं करता है, ठीक है, और पेंटेन भी, C5H12। तो इनकी सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन हेक्सेन और हेक्सेन से हायर वाले जो एल्केन है वो सल्फोनेशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन में, हम एन हेक्सेन लेते हैं, मतलब जो भी स्ट्रेट चेन होनी चाहिए एल्केन की, स्ट्रेट चेन वाले एल्केन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही मतलब रिएक्शन करते हैं एट हाई टेम्परेचर, दैट इज 650 केल्विन। तो वहाँ इस कंडीशन में एल्केन्स की सल्फोनेशन रिएक्शन होगी और यहाँ से क्या होगा, कोई एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। जैसे हमने नाइट्रेशन में देखा था कि एक हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन में। अब जितने ज़्यादा टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि जब पहले हम मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको। इस रिएक्शन में क्या होता है कि मैकेनिज्म क्या होता है सल्फोनेशन रिएक्शन का, कि ये जो सल्फोनिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, चेन इनिशिएशन स्टेप में जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो इसकी होमोलिसिस हो जाती है, एक हाइड्रोक्साइल रेडिकल बनता है और एक सल्फोनिक ग्रुप रेडिकल बनता है, मतलब ये रेडिकल बनेगा। इसके बाद क्या होगा, चेन प्रोपगेशन स्टेप के अंदर ये हाइड्रोक्साइल रेडिकल एक प्रोटॉन को निकाल लेगा, मतलब यहाँ से क्या होगी, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये, ठीक है। फिर हमारा क्या बनेगा, एल्काइल रेडिकल। अब जितने टाइप के हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे एल्केन में उतने ही टाइप के हमारे रेडिकल बनेंगे, और जितने टाइप के रेडिकल बनेंगे वो सभी रेडिकल इस रेडिकल के साथ कंबाइन करके उतने टाइप के ही हमारे पास एल्केन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, एक यहाँ से भी, बाकी यहाँ से हुआ और यहाँ से हुआ वो तो सेम होगा, यहाँ से हुआ और यहाँ से हुआ वो भी सेम होगा, इसके बाद ये और ये भी सेम है। तो कहने का मतलब कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं एन हेक्सेन के अंदर, 3 टाइप के। तो कहने का मतलब एक बार तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप इस फर्स्ट वाले कार्बन पे लगेगा, 1 2 3 4 5 6, एक बार तो फर्स्ट वाले कार्बन पे SO3H ग्रुप लग सकता है, एक बार सेकेंड वाले पे, एक बार थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे लगेगा तो वो बिल्कुल वही प्रोडक्ट होगा जो थर्ड वाले पे लगा है। इधर से देखेंगे तो हम 1 2 3, इधर से देखेंगे 1 2 3। तो कहने का मतलब जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं उनका एब्स्ट्रैक्शन होगा, उतने ही टाइप के फ्री रेडिकल बनेंगे, और जितने टाइप के फ्री रेडिकल होंगे उतने टाइप के ही हमारे पास फाइनल सल्फोनिक एसिड कंटेनिंग एल्केन बनेंगे। इस रिएक्शन की एक खास बात और है कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन का बॉन्ड रप्चर नहीं होता है, कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे हो रही थी ये इसमें नाइट्रेशन के केस में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट सल्फोनेशन रिएक्शन में नहीं बनेगा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग से बना हो। जैसे ये जब हमने प्रोपेन की रिएक्शन करवाई, नाइट्रेशन रिएक्शन करवाई थी, तो ये नाइट्रोमीथेन और ये नाइट्रोप्रोपेन ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग से बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेंगे क्योंकि सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मैकेनिज्म बिल्कुल नाइट्रेशन रिएक्शन की तरह ही है। इसके बाद हम देखते हैं पायरोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। अब पायरोलिसिस वर्ड का जो मतलब है, पायरोलिसिस 2 वर्ड से मिलके बना है। पायरो वर्ड का मतलब होता है पायरो प्लस लिसिस, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पायरो वर्ड का मतलब होता है हीट और लिसिस का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो पायरोलिसिस रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे लॉन्ग जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं एल्केन के,
उनको हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं और वो बिगर वाले मॉलिक्यूल डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेंगे, मतलब वो टूट जाएंगे और उनसे स्मॉलर मॉलिक्यूल बनेंगे एल्केन के या एल्कीन के। इस रिएक्शन को बोलते हैं पायरोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब जो बिगर मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे पायरोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद जो पायरोलिसिस रिएक्शन होती है उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है और कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है। और जो प्रोडक्ट बनते हैं पायरोलिसिस रिएक्शन के, पायरोलिसिस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाईली डिपेंडेंट होता है कि कौन सी रिएक्शन कंडीशन हमने यहाँ पे यूज की है। रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पायरोलिसिस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को हम क्रैकिंग या फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि पायरोलिसिस प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो डिपेंड करते हैं रिएक्शन कंडीशन के ऊपर कि हाई टेम्परेचर के साथ में अगर हमने कोई कैटलिस्ट वगैरह ले रखा है तो कैटलिस्ट के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करेगी कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा या किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो पायरोलिसिस के अंदर जैसे मैंने बताया दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या सिलिका को यूज करते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट तो ये फेवर करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग को। ठीक है, और अगर हम पायरोलिसिस प्रोसेस में क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटॉक्साइड इनका यूज करेंगे तो हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है वो उनकी ब्रेकिंग ज़्यादा फेवरेबल होगी। मतलब ये सभी कैटलिस्ट फेवर करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग को, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा प्रीडोमिनेट करेगी ड्यूरिंग पायरोलिसिस अगर हमने इन कैटलिस्ट का यूज किया है। अगर हमने एल्यूमिनियम, जिंक और सिलिका का यूज किया है पायरोलिसिस प्रोसेस में तो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा फेवरेबल होगी। तो उसी के हिसाब से हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे पायरोलिसिस में वो भी चेंज हो जाएंगे। तो अभी एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे प्रोपेन लिया है, प्रोपेन को हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो क्या होता है, जैसे कि देखिए एल्यूमिना कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग को फेवर करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग को। आप यहाँ पे कोई भी कार्बन को बॉन्ड ब्रेक करवा दीजिए, जैसे 1 2 3, 1 और 2 के बीच में जैसे अगर कार्बन का बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई तो हमारे पास क्या बनेंगे, हाई टेम्परेचर पे रेडिकल फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये जो बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इधर, तो इथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल बनेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से एक H रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन के पास चला गया और एक इस हाइड्रोजन के पास। यहाँ से जब जाएगा तो ये CH2 रेडिकल ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, इथीन बना लेंगे, और ये H रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये मीथेन बन जाएगा। तो कहने का मतलब इथीन और मीथेन बनता है जब प्रोपेन को हम एल्यूमिना के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अगर सपोज हमने यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज कर दिया, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज किया होगा यहाँ पे तो कौन सी वाली बॉन्ड ब्रेकिंग प्रीडोमिनेट होगी, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये रेडिकल बनेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इस रेडिकल में एक ये इधर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इसका, तो एक H रेडिकल यहाँ से निकला था, एक H रेडिकल यहाँ से, तो वो H2 हो गया। ठीक है, और ये दोनों रेडिकल आपस में इधर और इधर कंबाइन करके ये प्रोपीन बना देंगे। तो इस तरीके से पायरोलिसिस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कैटलिस्ट वी आर यूजिंग। सो इसके बाद एन ब्यूटेन हम देख लेते हैं। तो इसमें भी सभी पॉसिबल प्रोडक्ट बना के देख लेंगे। जैसे ये एल्यूमिना है, इसके साथ हीट करेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग होगी।
कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लीजिए। अगर सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ से, तो एक मिथाइल रेडिकल बनेगा और यहाँ पे CH2 रेडिकल, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे इधर ये मिथाइल रेडिकल बन गया, प्लस में ये रेडिकल बना है, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये CH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इधर और एक इधर, तो ये जब कंबाइन करेंगे तो एक मीथेन बनेगा और साथ में ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। ठीक है, जब 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। अब अगर हमारा बॉन्ड 2 और 3 वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए इस तरीके से, तो 2 रेडिकल बनेंगे हमारे पास, कौन कौन से, दोनों इथाइल रेडिकल होंगे। तो ये 2 तरह के रेडिकल बनेंगे जब कार्बन 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे शो करके दिखा देता हूँ। तो ये एक इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और एक H रेडिकल इस पे साथ जाके कंबाइन कर लेगा, तो ये इथेन बनेगा। तो अब सारे प्रोडक्ट देखिए, इसमें जब हमने ब्यूटेन की पायरोलिसिस की है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोपीन बनेगा यहाँ से, एक इथीन बनेगा, तो 2 ही प्रोडक्ट एल्कीन हो गई हमारी। एल्केन कौन से होंगे, एक मीथेन होगा और एक इथेन। तो इस तरीके से पायरोलिसिस के अंदर हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एल्कीन बनती है और एल्केन बनते हैं। कौन से प्रोडक्ट मेजर बनते हैं वो डिपेंड करता है हमने कौन से वाले कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किए हैं, कि हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग प्रिडोमिनेट कर रहा है या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेट कर रहा है। इसके बाद अभी हम देखते हैं अरोमेटाइजेशन या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग भी इसको बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे जो स्ट्रेट चेन एल्केन लेते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन लेंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन में 6 to 10 हो सकते हैं। तो जब इस तरह के एल्केन को हम हीट करते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट ए वेरी हाई प्रेशर, टेम्परेचर इस रिएक्शन में हो सकता है 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्रेशर हमारा हो सकता है 20 to 30 एटमोस्फेरिक। तो इतना हमारा टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। स्ट्रेट चेन एल्केन को लेते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 to 10 होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, और जो भी एल्केन होते हैं वो अरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इसमें अरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं फ्रॉम एल्केन। और इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं, ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एल्यूमिना, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स मतलब ये मिक्स ऑक्साइड को हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। सो ये होती है अरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब इस अरोमेटाइजेशन रिएक्शन के अंदर 3 तरह की रिएक्शन और होती है। एक तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, साइक्लाइजेशन होती है और आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी होती है। मतलब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी हो रही रहती है, मतलब हाइड्रोजन गैस का रिमूवल भी होता रहता है। स्ट्रेट चेन से साइक्लिक कंपाउंड भी बनते हैं, ठीक है। और अगर आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं हमारे प्रोडक्ट में तो आइसोमर्स भी सभी बनते हैं। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। जैसे ये N-हेक्सेन है, मैंने आपको इजीली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको इस तरह की फॉर्म में लिख दिया है। अभी भी है तो N-हेक्सेन ही, कितने कार्बन एटम इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये N-हेक्सेन है। इसकी रिएक्शन हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिनिया के साथ, एल्यूमिना की प्रेजेंस में दिस हाई टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस 600 डिग्री सेल्सियस और 20 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे, फ्री रेडिकल वे से ये निकलेंगे। एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पे, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे। इसकी वजह से हमारा साइक्लिक कंपाउंड बन गया। यहाँ से क्या माइनस हुई है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुई है और साथ में ये स्ट्रेट चेन से अब साइक्लिक कंपाउंड बन गया, तो साइक्लाइजेशन भी हुई है। फिर इसको फर्दर ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, ये दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन अंडर द सेम रिएक्शन यहाँ से हाइड्रोजन्स निकल जाते हैं,
ये हाइड्रोजन से निकलेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से निकलेंगे तो ये, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलते हैं और हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि एलिफेटिक कंपाउंड से, मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन से हमने अरोमेटिक कंपाउंड बना दिया है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं अरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ 6 ही कार्बन थे तो बेंजीन बनी है हमारी। अगर 6 से ज़्यादा कार्बन हो, मतलब हमारा एन हेप्टेन हो, एन हेप्टेन जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये एन हेप्टेन, तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ से, तो इस तरीके से ये साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। फिर इसको फर्दर अंडर सेम रिएक्शन कंडीशन में ये क्या बन जाएगा हमारा, टोलुइन, तो ये भी एक अरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद अगर हमने एन हेप्टेन लिया है तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, मतलब बेंजीन रिंग तो बनेगी ही बनेगी, बेंजीन रिंग तो इसमें बनेगी ही बनेगी सभी के अंदर। ये इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको, सभी के अंदर बेंजीन रिंग तो बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ से देखिए ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ -H2 गैस होगी तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये इथाइल बेंजीन बन गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर यह इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मैंने बताया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो हो सकता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारे पास ये बना हो CH3 ऐसे भी बन सकता है इसकी जगह, और ये CH3 एक दूसरे के 1,3 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, और ये CH3 एक दूसरे के 1,4 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बनता ही है, साथ में ये सभी भी बनते हैं। तो जब ये फर्दर रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या और प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है, ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, प्लस यहाँ पे 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ये सभी प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो एक सर्टेन अमाउंट से। तो ये सभी क्या है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, दीज आर आइसोमर्स, ये भी आइसोमर है इनका, ठीक है। तो ये हमने देखा अरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारा एल्केन दिया हुआ है उस एल्केन की रिएक्शन जब हम हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो जो भी एल्केन दिया हुआ है उसके डिफरेंट आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। तो जैसे ये एन हेक्सेन है हमारे पास, इसको जब हम हीट करते हैं इस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इस एन हेक्सेन से हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन बन रहा है, एक तो 2 मिथाइल पेंटेन, और ये 3 मिथाइल पेंटेन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें होता है। अगर हमने ये ब्यूटेन लिया है तो ब्यूटेन का आइसोमर बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये एन ब्यूटेन है हमारा। तो इस तरीके से जब किसी भी रिएक्शन में हमारा मतलब एक जो एल्केन होता है उसके आइसोमर्स फॉर्म होते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। और कैटलिस्ट क्या होता है इसमें, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो ये हमने एल्केन्स के यहाँ पे सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।